अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आइसोक्विनोनिन अल्कलॉइड्स। इसके अंदर एपिकैक ओपियम है, ये बड़े इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स हैं। इनकी बायोसिंथेसिस जो है वो अमाइनो एसिड से होती है जिसमें ट्रिप्टोफैन जो है वो बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होती है और ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। एपिकैक जो है, सबसे पहले हम एपिकैक को डिस्कस करते हैं। तो एपिकैक जो है ये एक एमसी स्कार्स करवाता है। ये ऐसा प्लांट है, इसका बोटेनिकल ओरिजिन जो है वो स्फेलिस एपिकोक्वाना होता है। स्फेलिस जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि हेड टू कलेक्ट, यानी कि ऐसा प्लांट जिसको हेड से कलेक्ट किया जाए। और एपिकोक्वाना जो है वो एक ब्राज़ीलियन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ प्लांट विच प्रोड्यूस क्रीपिंग एक्शन या वॉमिटिंग। तो ये वाला जो प्लांट है इसकी रूबिएसियाई फैमिली होती है और इसके रूट्स और राइजोम यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ब्राज़ील में पाया जाता है, इसके अलावा इंडिया में, मलाइशिया, चाइना में पाया जाता है। तो कलेक्शन किस तरह से करते हैं इसको, जो है ये प्लांट जो है इसका रूट्स और राइजोम को कलेक्ट करते हैं ड्राई सीजन में। उसके बाद इसके अंदर अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होती है और इसको जो है वो सन में ड्राई किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इसके अंदर जो है आइसोक्विनोनिन अल्कलॉइड होते हैं सबसे ज़्यादा, और जो है सेफालिन के अंदर जो है वो स्फेलिस के अंदर सेफालिन होता है, साइकोट्रीन होता है और एमिटीन होता है। जो एमिटीन होता है इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, ये एपिकैक सिरप में यूज़ होता है। और ये जो एपिकैक सिरप है इसको पॉइजन एंटीडोट जो किट होती है उसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि अगर एमसिस किस चीज़ की टॉक्सिटी हो गई है तो उसके लिए हम इसको एमसिस करा सकें। इसकी जो इसके अलावा ये एक्सपेक्टोरेंट भी है, ये एज ए डायाफोरेटिक भी यूज़ होता है। जब इसको ओपियम के साथ मिक्स किया जाता है तो ये एज ए डायाफोरेटिक यूज़ करता है, इसको डोवर्स पाउडर कहते हैं। इसके अलावा ये सिलेक्टिव इनहिबिटर है HIV का, और जो इसके डोज है जो एमिटीन है, ये एमिटीन ACL की फॉर्म में हम देते हैं। और एमिटीन जो है इसमें भी बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है। ये दो जो है इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका ये वाला जो पार्ट है ये आइसोक्विनोनिन अल्कलॉइड्स है, यहाँ पे भी आइसोक्विनोनिन अल्कलॉइड्स हैं। तो बड़ा इजी सा इनके स्ट्रक्चर हैं। तो यहाँ पे आप जो है CH3O लगा दें, यहाँ पे CH3O लगा दें, यहाँ पे CH3O, यहाँ पे CH3O लगा दें। बकाया सिमिलर स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पे आप जो है वो इसका CH2OH कर दें, यहाँ पे CH2 कर दें, तो इसको आपस में कंबाइन कर लें। बकाया उसी तरह से स्ट्रक्चर है। अच्छा, तो ये इसकी डोज जो है वो इस तरह से देनी चाहिए कि ये अगर किसी को पॉइजनिंग हो गई है किसी वजह से तो इसकी जो डोज है वो 15 ml जाएगी। और इस डोज को जो है वो हम रिपीट करते हैं इन 20 मिनट्स में, अगर एमसिस ना हो। लेकिन अगर एमसिस नहीं हो रही तो फिर हम जो है इसकी सेकंड डोज और फर्स्ट डोज देने के बावजूद भी अगर एमसिस नहीं होती तो हम पेशेंट को डायरेक्टली गैस्ट्रिक लिवाज पे या एक्टिवेटेड चारकोल पे ले जाते हैं, और जितनी भी बॉडी के अंदर डोज होती है इसको भी जो एपिकैक की दी होती है उसको भी रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, क्लास समझ आ गई आपको। इसकी जो डोज है वो 15 ml है, विच कैन बी रिपीटेड विद इन 20 मिनट्स इफ़ एमसिस डज नॉट अकर, and if MCS does not occur after second dose, then gastric lavage should be given, and the doses of amytine chloride should be recovered. और जो MCS और जो एपिकैक जो है सिरप, इसको एपिकैक फ्लूइड एक्सट्रैक्ट के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एपिकैक फ्लूइड एक्सट्रैक्ट होता है वो 14 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट होता है एज़ कम्पेयर टू एपिकैक सिरप के। तो इसलिए उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। जब भी आप प्रेपरेशन इसकी मार्केट में अवेलेबल है, जब आप यूज़ करें तो आप देख लें कि आप एपिकैक सिरप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप एपिकैक फ्लूइड एक्सट्रैक्ट यूज़ करेंगे जो कि अक्सर होम्योपैथी में मिल जाता है, तो वो बहुत स्वेयर है, वो उसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा होती है, वो 14 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट है एज़ कम्पेयर टू एपिकैक के। और एपिकैक की जो डोज होती है सिरप की वो 15 ml है। नेक्स्ट प्लांट बड़ा इंपॉर्टेंट है ओपियम। ओपियम जो है ये एक प्लांट है जिसका नाम है पोपी प्लांट। ये पेपावाई सोमनीफेरम होता है। पेपावाई सोमनीफेरम का मतलब ही ये है कि ऐसा प्लांट जिसको लेने से सिडेशन प्रोड्यूस हो। पेपावेसियाई फैमिली होती है और ये भी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। इसमें जो कैप्सूल होता है उसके ऊपर कट लगाते हैं तो उसकी जो लेटिक्स है उसको ऑब्टेन करते हैं।
इसको जो है वो डिफरेंट कंट्री में, अब ये एनुअल हर्ब है, इसको डिफरेंट कंट्री में कल्टीवेट किया जाता है, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, टर्की ये सारे आ जाते हैं। और इसकी जो है वो थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि इसको जो है कल्टीवेशन और कलेक्शन की, कि इस प्लांट को जो है वो इस प्लांट्स को जो है वो बो करते हैं अक्टूबर के माह में, और उसके बाद जब इसकी सीडलिंग प्रोड्यूस होती है तब फॉल सीज़न स्टार्ट हो जाता है। जब फॉल सीज़न स्टार्ट होता है तो स्नो स्टार्ट हो जाती है, या सर्दी स्टार्ट हो जाती है तो इसको कवर कर लिया जाता है। फिर जो जैसे स्प्रिंग स्टार्ट होता है तो इसको जो है दोबारा इसके सीडलिंग को ग्रो किया जाता है। मार्च और अप्रैल के महीने में इसके जो है वो कैप्सूल बनना शुरू होते हैं, और जो है जुलाई के महीने में कैप्सूल जो है वो राइपनिंग की तरफ चला जाता है। इसके प्लांट के ऊपर जो है वो 5 से 8 कैप्सूल लगते हैं, और जो इसके कैप्सूल होते हैं उसका जो कलर है वो इंडिकेट करता है कि इसके अंदर लेटेक्स किस कंडीशन में। अगर तो वो सब्ज़ कलर का होता है तो इसमें वो अभी वो है, लेकिन जैसे उसका कलर जो है वो ग्रीन से ग्रीनिश येलोविश की तरफ जाता है तो वो इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन है कि जो कैप्सूल है उसके अंदर लेटेक्स की कंसनट्रेशन, ओपियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो फिर हम उसको ऊपर कट लगाते हैं। कट जो है वो जब इसका कैप्सूल का साइज जो है 4 सेंटीमीटर तक पहुंचता है तो वो मेच्योरिटी की तरफ चला जाता है, उसके ऊपर हम कट लगाते हैं। कट जो है वो बड़ा स्किलफुल होना चाहिए। 3 ब्लेडेड जो है वो नाइफ से हम कट लगाते हैं, और कट हम इस तरह से लगाते हैं कि एंडोकार्प डैमेज ना हो, क्योंकि अगर एंडोकार्प डैमेज हो गई तो जो है लेटेक्स जो है वो ओज आउट होने की बजाय अंदर की तरफ चली जाएगी, जो हमारे लिए हमें फ़ायदा नहीं देगी। जैसे ही लेटेक्स बाहर निकलती है तो वाइट कलर की होती है, लेकिन जैसे उसका सन के साथ एक्सपोजर होता है तो वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। लेटेक्स को हम लेते हैं, स्क्रैप्ड ऑफ करते हैं, और उसके बाद उसको हम जो पॉपी के लीव्स होते हैं उसके ऊपर हम रखते हैं, इसको नीड करते हैं, अच्छे से नीडिड करते हैं। नीडिड करने के बाद इसको ड्राई करते हैं, और इसको जो है वो बॉल की फॉर्म में बना के इसको जो है हम इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। ओपियम के अंदर बेतहाशा कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा अल्कलॉइड्स हैं। मेजर जो है इसके अंदर मॉर्फिन है जो 4 से 21% होती है। इसके अलावा इसके अंदर कोडीन है 0.8 से 2.5%। इसके अलावा इसके अंदर जो है नोस्कापीन होती है, दिबेन होती है। दिबेन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है 0.5 से 2%। जो नोस्कापीन है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है 0.5% से 2.5%। तो मॉर्फिन सबसे ज़्यादा होती है। इसकी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, जिसमें इसके अलावा जो ओपियम है इसके अंदर मिकोनिक एसिड होता है, और ये ओपियम ऐसी वाहिद ड्रग है जिसके अंदर मिकोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। और इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि जो मिकोनिक एसिड है जब इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो ये अल्कोहल में डिज़ोल्व होता है, और साथ फेरिक क्लोराइड के साथ मिलके रेड कलर का सॉल्यूशन बनाता है, जो इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन है कि ये ओपियम है। ठीक है। और ओपियम जो है ये इसके 3 वैरायटीज़ आती हैं। एक इंडियन ओपियम है, चाइनीज़ ओपियम है, टर्किश ओपियम है। टर्किश वैरायटी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अंदर जो आपको ये जो है मॉर्फिन बहुत ज़्यादा होती है। इसमें 10 से 25% तक मॉर्फिन होती है। चाइनीज़ में भी 10% होती है, इंडियन में भी चाइनीज़ में भी जो है वो 4 to 11% होती है, और इंडियन में भी 10% होती है। लेकिन इंडियन ओपियम जो है उसके अंदर मॉइस्चर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो सबसे जो अच्छी क्वालिटी की होती है वो जो है वो मतलब टर्किश है, और इसके अलावा जो चाइनीज़ है वो भी अच्छी है। लेकिन इसको जो है वो रेगुलेट किया जाता है इंटरनेशनल नारकोटिक बोर्ड ऑफ यूनाइटेड नेशन का। और ये बेसिकली इसकी जो सारी कंडीशंस है ओपियम की उससे डील होती हैं। इसके अंदर जो है वो डिफरेंट अल्कोलॉइड्स हैं। तो इसके लिए ये जो है बेसिकली सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, एनाल्जेसिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। चूँकि इसके अंदर कोडीन है तो एंटीटेसिव प्रॉपर्टीज रखती है। इसके अलावा ये एब्डोमिनल डायरिया, क्योंकि ये जितनी भी ओपियम है, मॉर्फिन है, हीरोइन है, दिबेन है, ये सारे के सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ये सारे कॉन्स्टिपेशन काज कराते हैं, इसलिए इसको डायरिया के लिए भी यूज़ करते हैं। इसका मेजर ड्रॉबैक ये है कि इसको लेने से एडिक्शन हो सकती है, और ये जो है वो एनाल्जेसिक पर्पस के लिए इसको बेसिकली यूज़ करते हैं। ये सारे इसके स्ट्रक्चर हैं। मैं इंशाल्लाह एक वीडियो में आपको इसके सारे स्ट्रक्चर और इसके सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, तकरीबन सिमिलर होते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये मॉर्फिन का है।
तो मॉर्फिन की जो 6 पोजीशन होती है, ठीक है, जो 6 पोजीशन है वहाँ पे ये मॉर्फिन है, और मॉर्फिन की जो 6 पोजीशन है ये वाली, यहाँ पे इस OH को अगर हम मिथॉक्सी ग्रुप के साथ रिमूव कर दें तो ये हमारे पास कोडीन का स्ट्रक्चर बन जाता है। सिमिलर स्ट्रक्चर है, कोई फ़र्क नहीं है मॉर्फिन और कोडीन के स्ट्रक्चर में। सिर्फ इस पोजीशन पे मिथॉक्सी लगा दें तो ये एंटीटसी प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं, यानी कि ये कफ को रिलीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे अगर कोडीन के ही स्ट्रक्चर से, क्योंकि मॉर्फिन ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जिससे हम कोडीन भी बना सकते हैं और दिबेन भी बना सकते हैं। ऑल दो ओपियम के अंदर कोडीन और दिबेन प्रेजेंट भी होते हैं, लेकिन हम मॉर्फिन से भी इनको ड्राइव कर सकते हैं। मॉर्फिन के इस पोजीशन पे अगर हम मिथॉक्सी लगा दें तो कोडीन बन जाती है, अगर इस पोजीशन और इस पोजीशन दोनों पे अगर हम मिथॉक्सी लगा दें तो दिबेन बन जाती है। इसी तरह से कोडीन की भी अगर हम इस पोजीशन पे जो है वो मिथॉक्सी लगा दें तो दिबेन बन सकता है। दिबेन जो है वो कोडीन से भी बन सकता है और मॉर्फिन से भी बन सकता है, ठीक है। तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक पेपावरीन का है और ये नॉस्कोपीन है। नॉस्कोपीन का चाहे आप ना करें, लेकिन पेपावरीन का कर लें। पेपावरीन का भी उसी तरह ये एसोक्विनोनिन अल्कलाइड्स लगे हुए हैं, दोनों साइड पे मिथॉक्सी है और नीचे एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिनके दोनों साइडों पे मिथॉक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, और ये पेपावरीन है। सिमिलर स्ट्रक्चर है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।